तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अकीब शेख और आपका स्वागत है आई केम इजी में। तो हम पिछले वीडियोस में हमने देखा कि फोर्स होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस अनबैलेंस कॉन्टैक्ट फोर्सेस का और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन सब के बारे में हमने देखा और उसका एग्जाम्पल भी देखा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं इससे फिजिक्स की सारी ऑलमोस्ट सारे सब कुछ इसी पे काम करती है, जो कि है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। आधा फिजिक्स तो इसी में हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ने, तो सबसे पहला है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, ये बहुत ही सिंपल एक स्टेटमेंट है। सोचेंगे कि इतना इजी स्टेटमेंट क्या ही है, ठीक है। पर इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? बॉडी विल बी इन रेस्ट और इन मोशन until when applied force की contact and changes। ठीक है, मतलब क्या है? अगर एक बॉडी यहाँ पे, ठीक है, सोचिए एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स इसी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इस पे हम अगर कोई फोर्स ना लगाए। मतलब अगर कोई एक बॉक्स है जिस ये रेस्ट में है, ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इसमें ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये मूव ही नहीं करेगा जब तक आप इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करने लगेगा, ठीक है। यानी कि और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो ये मोशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस आप इसको कोई रोकने के लिए इसमें फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसमें हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू कन्वे एनी चेंजेस। इस ये अगर रेस्ट में है तो इसमें फोर्स लगा के इसको मूव कर देंगे, और ये अगर मोशन में है तो इसमें फोर्स लगाने के बाद ही ये मोशन में से रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये स्ट्रेट लाइन्स में ही मूव करेगा, और इसमें हम स्पीड या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोशन में है, अगर मैं अगर इसको इस साइड में ना करके अगर मैं इस साइड में फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या करेगा? ये रोटेट होकर इस साइड मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि वो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा जब तक ना मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? ठीक है, बॉडी रेजिस्ट एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि अगर इनर्शिया का मतलब क्या है कि अगर कोई एक बॉडी को आ, हम चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक उस बॉडी में चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी एक बॉडी में अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो यानी कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी इनर्शिया का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और उसमें उसमें कोई चेंजेस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको रेस्ट में आने के लिए कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनमोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनर्शिया यानी कि फर्स्ट
law of motion is actually the definition of inertia. ठीक है, यानी कि जो बॉडी रेस्ट जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया का ही डेफिनेशन है। ठीक है, इसीलिए हम इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक इनर्शिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हम आपको समझा सकता हूँ, या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए कैसे समझा सकता हूँ। तो सोचिए, आप जैसे पूरे दिन घर में फ़ोन चलाते रहते हैं और एक ही जगह पे पूरे दिन पड़े रहते हैं, ठीक है? तो आप एक रेस्ट में हैं, ठीक? आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है और आप बॉडी में रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जब आपकी मम्मी की तरफ से फ्लाइंग चप्पल आती है, तो आप क्या करते हो? आप उठ के सब काम करने लग जाते हो, तो वो जो फ्लाइंग चप्पल है, वो आपके लिए एक फ़ोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है? जब तक वो आती नहीं है, तब तक आप काम भी नहीं करते हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं, रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो उसी को हम कहेंगे इनर्शिया। ठीक है, कि आपके बॉडी में कोई चेंजेस लाने की कोई इच्छा नहीं होती है, पर जब आप पे फोर्स लगता है तो आप फिर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो सिमिलरली, जैसे अगर आप एक चलती बस पे खड़े हो, ठीक है, विदाउट वेटिंग एनीथिंग, ठीक है, तो या फिर आप सीट पे बैठे हो, तो जब कोई बस में ब्रेक लगता है तो आप सामने की तरफ चले जाते हो। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है इनर्शिया की वजह से। मतलब अगर कोई बॉडी में, अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में हो और वो बॉडी मोशन में है, ठीक है? अब वो मोशन में है तो आपका बॉडी भी मोशन में रहता है, ठीक है? तो जब मोशन में एक साथ हो, तो वो जब बॉडी मतलब अचानक से रुक जाती है, तो आपका बॉडी तो अचानक से रुका नहीं है और आपको पता भी नहीं होता, तो आपका बॉडी मोशन में ही रहने को चाहता है, ठीक है? तो वो बॉडी जब मोशन में ही रहने को माँगता है, तो वो वो जब बस रुक जाता है तो आपका बॉडी आगे जाने की कोशिश करता है, ठीक है? इसीलिए आप ब्रेक मारने पर आप सामने की तरफ चले जाते हो। इसीलिए वो बस में इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप अगर फुटबॉल को एक ग्राउंड पे किक करते हो, ठीक है? तो वो किक फुटबॉल क्या था? रेस्ट में था, तो आप उसमें फ़ोर्स अप्लाई किया, ठीक है? वो फ़ोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? वो फुटबॉल किक मारने के बाद वो एक डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी, ठीक है? तो रुक गया, ठीक है? तो पर न्यूटन के हिसाब से तो वो रेस्ट में जब मैंने उसमें फ़ोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ गया। तो मोशन में आने के बाद वो जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लग जाता, तो वो रुकना नहीं चाहिए था, वो मोशन में ही रहना चाहिए था। मतलब वो फुटबॉल चलते ही रहना चाहिए था, कभी रुकना नहीं चाहिए था। तो वो फुटबॉल कुछ देर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक क्यों जाती है? वो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि उस फुटबॉल में फ़ोर्स क्या काम करता है जिसकी वजह से वो फुटबॉल एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जा रही है, ठीक है? तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ के पहले हम मोमेंटम के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम आपने सुना होगा कि मोमेंटम होता है जिसे हम P से डोनोट करते हैं ना, P इज़ इक्वल्स टू M इंटू V, ठीक है? ये आपने सुना होगा। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है? ये हो गया आपका मास और ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है? मास हो गया केज और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है? और फोर्स का जो यूनिट था, फोर्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है? या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मोमेंटम का यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब मोमेंटम होता है क्या है, ठीक है? ये तो हो गया डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पर इससे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मोमेंटम होता है क्या है? सोचिए, एक स्पॉन्ज बॉल और एक आयन
1, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो ये स्पॉन्ज बॉल है, तो स्पॉन्ज बॉल का मास बहुत ही कम होगा, ठीक है, और आयरन बॉल का मास बहुत ही हेवी होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ही सेम वेलोसिटी से अगर मैं थ्रो करता, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, m1 इंटू वी, और इसके लिए p1 इज इक्वल टू m1 इंटू वी, और इसके लिए आएगा m2 इंटू वी। वेलोसिटी दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, मतलब इन दोनों को जो मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को थ्रो करने के लिए जो वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है। स्पॉन्ज बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ और एक आयरन बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी एक चीज़ पे मारता हूँ, यहाँ पे कोई एक चीज़ है, तो इन इससे ज़्यादा डैमेज होगा या फिर इससे ज़्यादा डैमेज होगा, तो आप कमेंट पे बताइए, ठीक है। ऑब्वियसली इस आयरन बॉल में ज़्यादा ये होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये हमें एक पता चल जाए, ठीक है। और एक दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे मैंने एक बुलेट, ठीक है, एक गन से बुलेट मैंने फायर किया, ठीक है। तो एक गन से मैंने बुलेट फायर किया, तो उसका वेलोसिटी बहुत हाई होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। और इसका वेग, अगर मैं एक बुलेट को हाथ से थ्रो करता हूँ, ठीक है, जिसको मैंने एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज में अगर मैंने एक फायर किया पिस्तौल से, तो क्या होगा, वो तरबूज चितरे हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत कम है, ठीक है, इन दोनों का मास सेम है, तो ये P1 क्या आएगा, m इंटू V1, और ये P2 आएगा m इंटू V2, क्योंकि इसका V1 इज ग्रेटर देन V2, तो P1 विल ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो हमको दोनों एग्जाम्पल से पता क्या चल रहा है, यानी कि एक स्पॉन्ज बॉडी का मास था n1 और एक आयरन बॉडी का मास था n2, इसका वेलोसिटी भी, इसका वेलोसिटी भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या आया था, P1 इज लेस देन P2, ठीक है, और ये P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, इसका मास सेम है। तो इन दोनों में से पता क्या चल रहा है कि हमारा कोई भी एक यानी कि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो मोमेंटम उसी का ज़्यादा होगा जिसमें किसी एक का वैल्यू बहुत हाई रहेगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि इस बुलेट में अगर हम देखें, इसका वेलोसिटी बहुत कम है और इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और इसका मोमेंटम बहुत कम होगा, ठीक है। इसी में पिस्तौल से फायर कर रहा हूँ और जिसे मैं हाथ से फायर मतलब हाथ से फेंक रहा हूँ, तो इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है, तो इसका मोमेंटम भी बहुत कम होगा। तो होप आपको ये मोमेंटम का एक आइडिया मिल है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे एक ट्रेन के सामने अगर कोई मैं एक बॉक्स रख दूं, तो वो ट्रेन के एक बहुत बड़ा बॉक्स रख दूं, तो क्या होगा, कुछ मतलब उस बॉक्स के तो चित्र उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेन है एक मूविंग ट्रेन है, ठीक है, एक मूविंग ट्रेन के सामने अगर मैं कुछ रख देता हूँ, तो क्या होगा, उसके चित्र उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका वेलोसिटी भी, अगर मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी पकड़ लो, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर पे, फिर भी उसका मोमेंटम बहुत हाई होगा, ठीक है, मतलब मोमेंटम विल बी हाई, ठीक है, यानी कि मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मास ज़्यादा है या और वेलोसिटी थोड़ा सा भी कम है, फिर भी उसका मोमेंटम रहेगा, ठीक है। यानी कि मास एंड वेलोसिटी पे दोनों पे भी इन डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कोई एक ज़्यादा हुआ तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने स्पॉन्ज बॉल और बुलेट्स के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मोमेंटम के लिए और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर अलाउ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो कि मोमेंटम से ही रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
Thank you.